मेरा नाम अहमद है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरे चचा का नाम अली है और वो 50 साल के हैं। वो शहर से बाहर कपड़े का कारोबार करते हैं और इसी वजह से वो महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए घर आते हैं। हमारे घर में मैं और मेरी चाची हैं। चाची की उम्र 30 साल है। मैं उन्हें मोहब्बत से चाची या कभी सिर्फ अब्बी जी कहकर पुकारता हूँ। वो चचा अली से 20 साल छोटी हैं। चचा ने दूसरी शादी के बाद बच्चा न पैदा करने का फैसला किया था, इसलिए चाची का जिस्म बिल्कुल ठीक ठाक था। उनका जिस्म थोड़ा सा गोल था, लेकिन मोटा बिल्कुल नहीं था और उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो शादीशुदा हैं। वो ऐसी लगती थीं जैसे कोई नौजवान लड़की जिसे कुदरत ने बहुत खूबसूरती से बनाया हो। चचा अली महीने में सिर्फ 2 दिन घर आते हैं। इनमें से 1 दिन तो वो आराम करते हैं। अगर घर में मेहमान आ जाएं तो इन दोनों दिनों में भी चाची को वक्त नहीं दे पाते। इसी वजह से मैंने अपनी चाची की मदद करने का फैसला किया, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बार रोते देखा था। चचा और चाची का कमरा ज़मीन की मंजिल पर है और मेरा ऊपर की मंजिल पर है। जब मैं बावर्ची खाने से कुछ लेने नीचे आता तो चाची के कमरे से उनके रोने की आवाज़ आती थी। जब मैं पूछता तो वो हमेशा कमज़ोर सेहत का बहाना बनाकर टाल देती थीं। मैंने मदद का फैसला तो कर लिया था, लेकिन ये तब मुमकिन था जब चाची को भी उस मदद की ख्वाहिश हो, और उनके दिल में ये ख्वाहिश जगाने के लिए मैंने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। जब मेरी उम्र 10 साल थी तो मेरी बड़ी चाची, चचा अली की पहली बीवी, दुनिया से चली गई। बड़ी चाची के जाने के बाद चचा अली तन्हा महसूस करते थे। सब लोगों ने उन्हें दूसरी शादी करने का मशूरा दिया, लेकिन चचा अपने काम में इतना मसरूफ़ रहते थे कि उन्हें कभी वक्त ही नहीं मिला। बड़ी चाची की मौत को 5 साल हो गए थे। मैं 15 साल का था और अपने मिट्रक के इम्तिहानात देकर छुट्टियों में घर पर था। तब एक दिन मैंने अपनी दादी से सुना, जो कि छोटे चचा रशीद के पास रहती थीं, कि वो चचा अली पर दूसरी शादी के लिए जोर डाल रही थीं। चचा बार बार इनकार कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके काम की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। दादी बार बार यही कह रही थीं कि उनका तन्हा रहना ठीक नहीं है। दादी का ये गम उन्हें बहुत खा रहा था कि उनका बेटा पूरी जिंदगी अकेले रहे। दादी को हमेशा छोटे चचा रशीद से ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि चचा अली की कोई औलाद नहीं थी। मेरे छोटे चचा का नाम रशीद है और चाची, उनकी बीवी, का नाम सिल्मी है। जब चचा अली बार बार इनकार करते रहे तो दादी ने आखिरीकार रो दिया और चचा अली हार मान गए और शादी के लिए राज़ी हो गए। ये सब सुनकर मैं कमरे में दाखिल हुआ और चचा के पास जाकर कहा कि उन्हें शादी ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया था और चचा के अकेलेपन को समझता था। ये सुनकर चचा के चेहरे से बोझ उतर गया। चचा ने फौरी तौर पर दादी से कहा कि वो रिश्ता तलाश करें। दादी मुस्कुराकर बोलें कि उन्होंने पहले ही एक लड़की पसंद कर रखी है। जब चचा ने पूछा तो उन्होंने उसका नाम रतन बताया। चचा ने सोचा और सर हिलाया। रत्न मेरे छोटे चचा रशीद की साली थीं, जिसकी उम्र 25 साल थी और उसने अपनी मास्टर्स की तालीम मुकम्मल कर ली थी। मेरा उससे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, क्योंकि मैं उसी के पास ट्यूशन पढ़ता था। 2 महीने बाद चचा अली की शादी बहुत सादगी से हो गई और वो रत्न को लेकर घर आ गए। शादी के 1 महीने तक चचा अली अपने पहले वाले रूटीन से ज़्यादा वक्त घर में रहे और चाची को वक्त और मोहब्बत दोनों दिए। लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही चचा अपनी पहले वाली रूटीन पर लौट गए तो चाची हमेशा उदास रहने लगे। मैंने उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा मुस्कुराकर खामोश हो जाते। आहिस्ता आहिस्ता अगला महीना गुजर गया और जब चचा के आने का वक्त करीब आया तो चाची के चेहरे पर खुशी देखी। एक दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर निकला, लेकिन वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि उसातिज़ा और कॉलेज के मालिक में तनख्वाह के बारे में झगड़ा हुआ है और उसातिज़े एहतिजाज कर रहे हैं, इसलिए कॉलेज बंद था। मैंने कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारा और वापस घर की तरफ चल दिया। इस वक्त मुझे इल्म न था कि आज का दिन सब कुछ बदल देगा। मैं कॉलेज से बराह रास्त घर पहुंचा और अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मैं चाची को बताना चाहता था, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी।
न ही वो बावर्ची खाने में थीं। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि शादी को 2 महीने हो गए थे और वो आज तक कभी मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गई थी। मुझे सिलमी चाची का ख्याल आया। मैंने सोचा शायद वो वहां गई हूं। मैं सीढ़ी पर चढ़ने लगा, लेकिन आखिरी कुछ सीढ़ियों पर मैं ठहर गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। छत पर मेरे कमरे के बाहर चारपाई पर चाची बगैर ओढ़नी के बैठी थीं। मुझे बहुत सदमा लगा। मेरा दिमाग सा गया। चाची ने अपने बालों को पीछे की तरफ बांधा हुआ था और वो अपने साथ खेल रही थी। उनका जिस्म बहुत खूबसूरत था। खूबसूरती खुद शर्मा जाए। उनका जिस्म बिल्कुल ठीक था, दूध जैसे रंग में और थोड़ा सा गोल मिटूल। मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत सी फिल्में देखी थीं, लेकिन आज तक मैंने इतनी कुदरती और हकीकी खूबसूरती नहीं देखी थी। जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़की को इस तरह देख रहा था। मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ा रहा और वापस जाने ही वाला था कि चाची की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने फौरी अपनी ओढ़नी दरस्त की और एक हल्की सी चीख निकाली। मैं भी फौरी तौर पर नीचे की तरफ मड़कर चल दिया। मैं गुस्से में बड़बड़ाकर कह गया कि सीढ़ी का दरवाज़ा बंद रखा करें। उन्हें अंदाज़ा न हुआ कि मैं वहां काफ़ी देर से खड़ा था। मैं बाइक पर सवार होकर शहर में घूमने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि अब मैं चाची का सामना कैसे करूंगा। अगर उन्होंने चचा को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। जब बाइक चलाते चलाते थक गया तो मैं घर की तरफ चल दिया। अब तक शाम हो चुकी थी। मैं सीढ़ी पर चढ़कर अपने कमरे में चला गया। चचा अली अगले दिन शाम को आने वाले थे और मैं घबराहट में था। मैं अपने बस्तर पर लेटा ही था कि दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने हिम्मत करके अंदर आने का कहा। चाची दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गईं। वो अब नहाकर नए कपड़ों में थीं। उनके बाल अब भी गीली थीं और वो टी शर्ट में थीं। वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अपनी चाची को चाची की नज़र से नहीं, बल्कि एक खूबसूरत औरत की नज़र से देख रहा हूं। चाची मेरे बस्तर पर बैठ गईं। हम दोनों कुछ लम्हे खामोश बैठे रहे। फिर चाची बोलने लगीं। चाची ने कहा, अहमद, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अपने कमरे में तैयार होना चाहिए था। मैं छत पर गई थी क्योंकि वहां रोशनी बेहतर है, लेकिन मुझे ख्याल न था कि तू इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं वादा करती हूं कि आइंदा से एहतियात करूंगी। अब बराह करम उसका किसी से जिक्र मत करना, खास तौर पर चचा से बिल्कुल नहीं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैंने उन्हें हड़ताल की बात बताई और कहा, चाची, मैं भी शर्मिंदा हूं। अगर मुझे इल्म होता तो मैं ऊपर न आता। चाची ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि ये बात हमेशा के लिए भूल जाओगे। मैं सिर हिलाया, लेकिन हकीकत ये थी कि अब कुछ भी आम नहीं रहा था और सब कुछ बदल गया था। चाची के जाने के बाद मैं बहुत देर तक उनके बारे में सोचता रहा। मुझे उन्हें दोबारा देखना था, लेकिन कैसे, ये समझ नहीं आ रहा था। रात के खाने के बाद मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरे जहन में सिर्फ चाची का ख्याल था। मैं बीदार रहा और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर बल्ब जल रहा था और उसकी रोशनी में मुझे तार पर चाची के कपड़े नजर आए। मैं समझ गया कि वो उन्हें नीचे लाना भूल गई हैं। मैंने फौरी तार से कपड़े उतार लिए और उन्हें सूंघा तो एक खास खुशबू आई। ये खुशबू चाची के इत्र की थी, जो वो हमेशा लगाती थीं। इस खुशबू को सूंघते ही मुझे लगा जैसे मैं चाची के पास हूं। मैं अपने कमरे में गया और अपने बस्तर के नीचे ये कपड़े छिपा दिए। इस रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगली सुबह नाश्ते पर चाची बहुत खुश नजर आ रही थीं, शायद इसलिए कि आज शाम को चचा अली आने वाले थे। आज जम्हा था और कॉलेज से तातील हो गई थी। मैं घर आते ही चाची ने मुझे काम पर लगा दिया, खाना बनाने और घर साफ करने में। मैं उनका हाथ बटा रहा था। शाम को चाची बहुत थकी हुई लग रही थी। चाची ने कहा, अहमद, मैं बहुत थक गई हूं। मैं नहाकर तैयार हो जाती हूं। तुम्हारे चचा आने ही वाले हैं। तुम भी थक गए होगे, जाकर आराम कर लो। रात का खाना हम सब मिलकर खाएंगे। मैं सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। मुझे चचा अली की खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा था।
तब अचानक मुझे एक ख्याल आया और मैं तेजी से अपने बिस्तर से उठा और नीचे आ गया। बावर्ची खाने से नहाने की आवाज़ आ रही थी। मैं आहिस्ता से चचा और चाची के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और सीधा खिड़की की तरफ गया। खिड़की 4 पल्लों वाली थी और आगे हमेशा पर्दा रहता था। मैंने आखिरी खिड़की की चटखनी खोल दी, पर्दे को सामने से थोड़ा सा सरकाया और कमरे से निकल गया। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया। आधे घंटे बाद घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और चचा अली की आवाज़ आई। चचा शायद मेरा पूछ रहे थे। मैं अपने कमरे से नीचे गया। चचा को सलाम कहा तो उन्होंने मेरी पढ़ाई के बारे में सवालात करना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में चाची आ गईं और हमें खाने की मेज़ पर बुलाया। मैं और चचा फौरी तौर पर खाने की मेज़ पर चले गए। खाने के बाद चचा अपने कमरे में चले गए और मैं चाची को बर्तन संभालने में मदद करने लगा। चाची बहुत तेज़ी से काम कर रही थीं और मैं समझ सकता था कि वो जल्दी में हैं। बर्तन संभालने के बाद चाची अपने कमरे में चली गईं और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। कुछ देर लेटने के बाद मैं नीचे गया तो कुछ आवाज़ें आने लगें। मैं आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की को हल्का सा धुका दिया तो ये थोड़ी सी खुल गई। अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। चचा अली बस्तर पर बैठे थे और चाची उनके सामने बैठी थीं। वो एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मैं चचा को तो भूल ही गया। तब अचानक पंखे की हवा ने पर्दे को पूरा खोल दिया और चाची ने मुझे देख लिया। मैंने अपनी नज़रें नहीं हटाई और चाची ने भी कोई रद्द अमल नहीं दिया और वो भी मेरी आंखों में देख रही थी। तब मैं होश में आया तो चाची की आंखों में सख्त गुस्सा था। उन्होंने हाथ से वहां से हट जाने का इशारा किया और गुस्से से उनका चेहरा सरख हो रहा था। मैं बहुत डर गया और जल्दी अपने कमरे की तरफ भाग गया। मुझे पूरा यकीन था कि चाची चचा को ये बात नहीं बताएंगी, लेकिन अब मैं सोच रहा था कि चाची मुझे क्या समझती हैं। अगले 2 दिन हम एक दूसरे से नज़रें छिपाते रहे। चचा के सामने आम रहने की कोशिश की। 2 दिन बाद चचा जाने वाले थे और मैं बहुत फिक्र में था कि चाची ज़रूर बात करेंगी। 2 दिन बाद मैं स्कूल जल्दी चला गया। चचा जा चुके थे। स्कूल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत देर तक घूमता रहा, लेकिन शाम को मुझे घर जाना था और मैं बहुत डरा हुआ था। शाम को मैं घर पहुंचा और छत पर अपने कमरे में लेट गया। कुछ लम्हों बाद मैंने कदमों की आवाज़ सुनी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। दरवाज़ा खटखटाया गया तो मैंने अंदर आने को कहा। चाची ने दरवाज़ा खोला और मेरे बिस्तर पर बैठ गईं। चाची बोले, अहमद, जो कुछ सुबह हुआ मैंने सोचा कि कुछ हद तक मेरी गलती थी और मैं शर्मिंदा भी थी, लेकिन उस बार तूने जो हरकत की है मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ। मैंने तुमसे ये तवक्का बिल्कुल नहीं की थी कि तू इतनी बड़ी हरकत कर सकता है। चाची रखें और फिर बोलें, तुम्हारी उम्र में आम बात है कि ऐसे ख्यालात आते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी चाची और चचा को इस तरह देखे। मैंने तुम्हारे चचा को नहीं बताया क्योंकि अगर मैं इन्हें बताती तो वो तुम्हें मार डालते, लेकिन अब से अगर तूने ऐसा सोचा भी तो मैं बराह रास्त तुम्हारे चचा को बता दूंगी और तब जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। कमरे में खामोशी हो गई। मैंने हिम्मत करके बात शुरू की। मैंने कहा, चाची, जो सुबह हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर मुझे इल्म होता कि आप छत पर हैं तो मैं कभी ना आता, लेकिन जब मैंने आपको बगैर ओढ़नी के देखा तो मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। और सच्ची बात है कि आज तक मैंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी। मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बराह करम मुझे माफ़ कर दें, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चाची की आंखों में गुस्सा था और मैं मजबूराना चेहरा बनाकर बैठा था। चाची गुस्से से बोले, तो फिर ये बता, जब मैंने तुम्हें देख लिया था तो फिर तुम वहां क्यों खड़े रहे, हट क्यों नहीं गए? मैं डरते डरते बोला, चाची, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आपने भी तो मेरी आंखों से नजरें नहीं हटाईं। आप मेरी आंखों में आंखें डाले देख रही थीं। चाची कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गईं। वो जानती थीं कि मैं सच कह रहा हूं। कुछ लम्हों के लिए वो भी बेखुद हो गई थीं,
लेकिन तब अचानक उनकी आंखों में गुस्सा दोबारा आ गया। वो उठ खड़ी हुई और मेरे चेहरे पर एक सख्त थप्पड़ रसीद किया। उसके बाद वो कुछ कहे बगैर मेरे कमरे से निकल गईं। अगले कई महीनों तक चाची ने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात नहीं की और मैं भी हमेशा उनसे नज़रें छिपाता रहा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ उर्से बाद सब कुछ दोबारा आम होने लगा। उसके बाद अगले 5 सालों तक मैंने बहुत कोशिश की कि दोबारा कभी मुझे मौका मिले, लेकिन मौका नहीं मिला। चाची अक्सर मुझे गौर से देखती थीं, लेकिन वो हमेशा ऐसे काम करती थीं जैसे कुछ नहीं देखा। 5 साल गुजर गए और अब मेरी उम्र 20 साल हो गई। चचा अली ने मेरा दाखिला हमारे शहर की एक यूनिवर्सिटी में करा दिया था ताकि चाची तन्हा न हो। मैं यूनिवर्सिटी में आखिरी साल में था और गर्मियों की छुट्टियों में बिल्कुल फारिग था। इसी दौरान चचा अली ने फ़ोन करके चाची को बताया कि वो अगले 2 या 3 महीने तक घर नहीं आ सकेंगे। शायद इसी वजह से चाची अब पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगें। चाची की परेशानी देखकर मैं सिल्मी चाची के पास गया। मैंने उन्हें बताया कि रत्न चाची हर वक्त रोती रहती हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिल्मी चाची अपनी बहन की बात सुनकर बहुत फिक्रमंद हो गईं और फौरी मुझे साथ लेकर घर चल दें। सलमी चाची सीधा रत्न के कमरे में गए। रत्न इस वक्त भी रो रही थीं और अपनी बहन को देखकर उन्होंने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की। सलमी चाची ने फौरी तौर पर अपनी बहन को गले लगा लिया। रत्न मेरी तरफ पलटें और कहा, अहमद, तुम अपने कमरे में चले जाओ। मैं वहां से निकलकर उनके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हो गया और मैं दोनों को बस्तर पर बैठी देख सकता था। उनकी आवाज़ें भी सुन रहा था। तब रत्न बोले, आपी, अब मैं अकेले रहकर बहुत थक गई हूं। फिरहाद, चचा अली तो 50 साल की उम्र में हैं, लेकिन मेरी उम्र सिर्फ 30 साल है। मुझे भी ये ख्वाहिश है कि मेरा शोहर हर वक्त मेरे साथ रहे और मुझे मोहब्बत से देखे। जब घर आते हैं तो बहुत थके होते हैं और सिर्फ 2 दिन रहते हैं, फिर पूरा 1 महीना मैं तन्हा रहती हूं। रत्न बोले, ऐ काश अब तुम मेरी बहन की जगह मेरी बेहतरीन दोस्त होते तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती। ये कहकर रत्न हंस दें और सिल्मी चाची ने भी हंसते हुए कहा, बेहतरीन दोस्त नहीं तो क्या हुआ, अहमद तो है। सिल्मी चाची आंख मारते हुए बोले। रतन ने फौरी अपने मन्ना पर हाथ रख लिया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी बहन ने ये बात कही, लेकिन खिड़की के बाहर ये बात सुनकर मेरे कानों पर भी यकीन नहीं हुआ। मैंने अपना नाम सलमी चाची के मना से सुना। रतन फौरी उठकर बैठ गईं और थोड़ी सी नाराज होकर बोले, अब कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रही हो। मैंने पिछले 5 सालों में उसे अपना ही समझा है, कुछ तो लिहाज क्या करो। सलमी चाची एक बार फिर बोले, देखो रतन, मैंने हमेशा से नोट किया है कि अहमद हमेशा तुम्हें देखता रहता है। आखिर तुम एक खूबसूरत और जवान औरत हो और वो भी अब जवान हो गया है। मेरे कानों पर यकीन नहीं रहा। मुझे लगा कि रत्न गुस्से में आ जाएंगी, लेकिन रत्न बिल्कुल खामोश थीं, जैसे कुछ सोचने में महू हूं। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुआ। रतन मेरी बात के बारे में सोच रही थीं। ये इदराक मुझे परेशान कर दिया। वो दोनों अब बस्तर पर बैठी थीं। कुछ लम्हों के लिए रत्न सोचती रहीं और फिर बोले, मैंने भी ये बात महसूस की है कि वो मुझे कुछ अंदाज में देखता है, लेकिन मैं उम्र में उससे 10 साल बड़ी हूं, तो वो अपने से इतनी बड़ी औरत को आखिर मोहब्बत से देखेगा। उसे तो आसानी से अपनी उम्र की लड़की मिल सकती है, तो वो बड़ी उम्र की औरत से कैसे मोहब्बत कर सकता है। सलमी चाची बोले, अहे मेरी भोली बहन, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हर मर्द अपनी उम्र की लड़की को पसंद नहीं करता। कुछ मर्द अपने से बड़ी उम्र की औरत को और कुछ मर्द अपने से बहुत कम उम्र की लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन उनमें बड़ी उम्र की औरत को पसंद करने वाले मर्द ज़्यादा होते हैं। जब वो मर्द बड़ी उम्र की औरत को देखते हैं तो उनसे मोहब्बत हो सकती है। रतन बोले, तुम इतनी यकीनी बात आखिर कैसे कह सकती हो? तुम ऐसे कह रही हो जैसे किसी मर्द ने खुद तुम्हें बताया हो। सलमी चाची बोले, हाँ, मुझे बताया है, और किसी ने नहीं बल्कि रशीद
उनके शौहर ने ही मुझे ये सब बताया है। पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब उसने बताया तो मुझे पूरा यकीन हो गया। मैं सानिया हूं। मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मेरी शादी इस वक्त हुई जब मैं 24 साल की थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की मां बनाया, लेकिन मैं आज भी जब आईने में खुद को देखती हूं तो महसूस होता है कि वक्त ने मेरी खूबसूरती को और भी निखार दिया है। मैं एक स्मार्ट औरत हूं। मेरे लंबे बाल, आंखों में काजल की लकीर और गोरी रंगत है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि सानिया, तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से मेरा दिल जानता था कि फर्क पड़ चुका था। मेरा शौहर इंजीनियर था। इसका तबादला एक दूसरे शहर में हो चुका था। नौकरी अच्छी थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आते थे, और जब वो आते तो सारा दिन आराम करते, खाने पीने की फरमाइशें करते और फिर वही थकन। मैं तड़पती रहती थी, लेकिन वो मेरे जज्बात समझने से कासिर थे। शुरू में मैंने अपने आप को काबू में रखा, लेकिन फिर वही बात, जब इंसान का दिल खाली रहने लगे तो वो कुछ ना कुछ तलाश कर लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सोया हुआ था और मैं भी टीवी देखते हुए सो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज दी कि बाहर कौन है। बाहर से मर्दाना आवाज आई, बीबी कालीन खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पठान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराबूर, हाथ में 2-3 कालीन थामे। गर्मी के आलम में उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भाई अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया। सहन में आकर कालीन जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर देखा। पूरी गली सुनसान थी। मैंने फौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, भाई यहाँ बैठ जाओ। वो खामोशी के साथ बैठ गया। कहने लगा, बीबी थोड़ा पानी मिल सकता है। मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रखी। उसने गिलास भरकर एक सांस में पानी पिया। वो साथ साथ मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रख्सार के अंदर तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झुककर कालीन देखने लगी, लेकिन उसकी नज़रें मुसलसल मेरे जिस्म पर थीं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम ये सब उठाकर फिरते हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। वो थोड़ा सा शर्माया, फिर आहिस्ता से कहने लगा, हिम्मत भी है बीबी, लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ रोजी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने उसके हाथ को गौर से देखा। सख्त और बहुत मजबूत थे। मुझे यूं लगा जैसे वो हाथ किसी औरत को छू लें तो वो कांप जाएगी। अचानक उसने सवाल किया। कहने लगा, बीबी आप अकेली रहती हैं? उसकी बात सुनकर मेरा गला खशक होने लगा। मैंने कहा, हाँ, मैं अक्सर अकेली रहती हूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट में अजीब जुर्अत थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे लग रहा था कि फजा में कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसके कालीन को हाथ लगाया। मैंने कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसने भी हाथ बढ़ाकर वही कालीन पकड़ा और पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं। मुझे एक झटका लगा। मैंने तेजी से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो मुझसे कहने लगा, बीवी आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? इसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। मेरी ये बात सुनकर इसकी आंखों में एक शला भड़क उठा। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन जिस्म जैसे खुद ब खुद रखने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, हौसलखाना किधर है? मैंने हाथ के इशारे से उसे बाथरूम का रास्ता बताया तो वो अंदर चला गया।
मैं तेजी से अपने कमरे में गई। कमरे में स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बस्तर के कोने पर बैठ गई। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आएगा। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और वो तौलिया लिपीटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा था। वो मुस्कुराता हुआ बस्तर पर बैठा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस वक्त को यहां रोक दूं। बस यही वो लम्हा था जहां से मेरी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। कमरे की फजा बदल चुकी थी। खिड़की से आती हल्की हवा और सामने तौलिया लपेटे वो बैठा हुआ था। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत की और इससे कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं हो? वो मुस्कुराकर कहने लगा, बीबी जी थकन है, लेकिन सामने आप बैठी हैं। थकन भला कहाँ बाकी रहती है। इसकी बात सुनते ही मेरे अंदर की औरत जैसे जाग उठी। इसकी बातों में वही गर्मी थी जिसकी मुझे कमी महसूस होती थी। शवहर के होते हुए भी मैं जैसे अधूरी रहती थी और आज अजनबी मुझे भरपूर तौजा दे रहा था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसके जिस्म से उठती हुई खुशबू और गर्मी मेरे बदन को छूने लगी। वो कहने लगा, मेरे घर वाले बहुत दूर हैं, यहां तो सिर्फ मैं रोजी के लिए आया हूं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात भी किसी से करूंगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरी तरफ देखता रहे। कमरे की खामोशी में बस दिलों की धड़कन थी। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं कांप गई, लेकिन पीछे हटने के बजाय मैं खामोश बैठी रही। वो कहने लगा, बीबी जी, इंसानों का नसीब कभी कभी ऐसे मौके देता है जैसे आज दिया है। मैंने आंख उठाकर उसको देखा। इसकी आंखों में ख्वाहिश की शिद्दत थी और मेरी आंखों में बरसों का हल्कापन। दोनों जज्बे एक साथ मिलकर ऐसी लहर पैदा कर रहे थे जिन्हें रोकना मुमकिन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले ये कालीन समेट लो, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। वो हंसकर कहने लगा, आपको फिक्र है बच्चे की और मुझे आपकी फिक्र है। इसके अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। वो फिर मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि उसकी करबत मेरे अंदर तूफान जगा रही थी, जिस तूफान को मैं बरसों से दबा रही थी। दिल कह रहा था कि ये लम्हा बस यहां पर रख जाए। वो कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने नजरें झुकाए हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? कहने लगा, आपकी आंखें जैसे किसी पहाड़ी चश्मे का पानी है। जितनी देर देखता हूं इतनी ही प्यास बढ़ती है। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सरख होने लगा। मैंने कमीज से मन्ना छिपाने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक लज्जत भर रही थी। कोई मुझे इस तरह देखे, इस तरह चाहे, ये सब मेरे लिए नया था। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। अब हमारी अंगुलियां उलझ गई थीं। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने पहली बार अपनी मर्जी से उसकी तरफ नजर उठाई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे दो दिलों के दरमियान एक दीवार टूट गई हो। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैंने उसके कान में कहा, आज ये दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। एक तरफ में थी बरसों की प्यासी और दूसरी तरफ वो था जिसके पास ताकत थी, चाहत थी। वो दिन मेरी जिंदगी का रख बदलने वाला दिन बन गया था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी बहुत थी और गली बिल्कुल सुनसान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि न जाने वो आएगा या नहीं। कल का दिन मेरी जिंदगी में तूफान ला चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे अजनबी के साथ मेरा दिल लग जाएगा। दिल में अजीब कशमकश चल रही थी। वो अजनबी मेरी ज़रूरत बन गया था। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने कल वाला मंजर फिर ताज़ा होने लगा। आज वो मुतमईन लग रहा था। इसके हाथ में कालीन थे, लेकिन आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाज़ा बंद किया। वो मेरे जिस्म को देख रहा था। मेरे दिल को अजीब लज्जत मिल रही थी। वो कहने लगा, बीबी जी, आपका इंतज़ार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे
तुम्हारा इंतज़ार था। ये कहते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी। कमरे में जाते ही उसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी कुर्बत से फ़ज़ा में फिर वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज है, किसी को पता न चले। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मेरे दिल को सुकून मिला था। मैंने सोचा कि ये शख्स मेरे अंदर के खला को भर रहा है। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर वो कहने लगा, आपकी आंखों में एक जादू है। उसकी बात सुनकर मैंने नज़रें चरा लीं, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत खुश था। ऐसी बातें मुझे कभी सुनने को नहीं मिलती थीं। उसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा। यूं लगा जैसे दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता वजूद में आ चुका हो। मेरी सांस तेज हो रही थी, लेकिन दिल चाह रहा था कि ये लम्हा कभी ख़त्म न हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो कि मेरा शौहर हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, बाकी दिन में बस तन्हा रहती हूँ। वो धीरे से कहने लगा, बाकी दिन की सारी तन्हाई अब मेरी है। आपका दिल अधूरा नहीं रहेगा। इसकी बात सुनकर मैं कांप उठी। इसके अल्फाज मेरे अंदर की प्यास को बढ़ा रहे थे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि हम दोनों की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरा बच्चा जाग गया। मैं भागकर कमरे से बाहर आई तो देखा बच्चा रो रहा था। मैंने गोद में उठाकर दूध पिलाया। वो पठान कमरे से बाहर खामोशी से आया और फासले पर बैठ गया। मैंने हैरत से उसको देखा। वो कहने लगा, बीवी बच्चे का हक पहले है। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मजीद नरमी आने लगी। जब बच्चा सो गया तो मैं फिर उसके पास आई। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब ये लम्हे हमारे हैं। वो आहिस्ता से कहने लगा, बीबी राज छिपाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी आंखों ने मुझे सब सिखा दिया। अब ये रास्ता तय हो चुका है। मैं खामोश रही, लेकिन दिल से बात मान चुकी थी। मुझे पता था कि अब ये सिलसिला रखने वाला नहीं था। वो दिन भी ख़त्म हुआ। उसने जाते हुए कहा कि कुल में फिर आऊँगा। मैं दरवाज़ा बंद करके देर तक उसके बारे में सोचती रही। दिल कह रहा था कि कल का दिन और भी खतरनाक होगा। अगले दिन मेरा दिल अजीब सी बेचैनी में था। अगले दिन वो आया, कहने लगा, बीबी आज आपका चेहरा कुछ अजीब लग रहा है, जैसे इंतज़ार ने रोशनी बढ़ा दी हो। मैं उसकी बात सुनकर शर्म। मैं बरामदे से निकलकर स्टोर रूम में दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था। स्टोर रूम की अलमारी के पीछे छिपते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अपनी सांस रोक ली, किसी भी आवाज़ से डरता हुआ। आज मैं पूरी तरह बेखौफ था, हालांकि मेरे अंदर का हर रेशा मुझे डराना चाह रहा था। मैं वहां बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर देखने लगा, हर हरकत पर नजर रखे हुए। पहले तो मुझे खाला कहीं नजर नहीं आए। मेरी सांसें रख रख कर आ रही थीं। फिर अचानक पानी की आवाज़ आई, एक नर्म शूशे की सी आवाज़ जिसने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। मैं फौरन समझ गया कि खाला भी टाइल्ट इस्तेमाल कर रही हैं। पानी की आवाज़ ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी। पानी बंद होने की आवाज़ के साथ ही मैंने अपनी आंखें और बड़ी कर लीं, हर चीज़ को गौर से देखने लगा। फिर वो नजर आए, खाला। मेरा दिल एक बार फिर जोर से धड़का। उन्होंने अपनी शलवार फर्श पर गिरा दी, जो शायद उन्होंने साइड में ही उतारी होगी। मेरी निगाहें उनके हर हरकत पर टिकी हुई थीं। फिर उन्होंने कमीज भी उतार कर फर्श पर फेंक दी। मेरा मन्ना खश्क हो रहा था। खाला वहीं फर्श पर बैठ गईं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर बाथरूम में देख रहा था। उन्होंने अपना पछला हिस्सा फर्श पर रखा और अपने कपड़े धोने लगे। मैं उन्हें बड़े मजे से देख रहा था, ये महसूस करते हुए कि उनका सारा वजूद मेरे सामने है। उनका जिस्म एक खजाने की तरह था, जो बहुत ही खूबसूरत और प्रकशिश लग रहा था। जैसे जैसे खाला कपड़ों पर साबन लगा रही थीं, मेरी बेचारी बढ़ती जा रही थी। वो अच्छी तरह से रगड़ रही थीं, हर कपड़े को साफ करने में महू थीं। मैं पूरी तरह तैयार हो चुका था। मेरा जिस्म गर्म हो रहा था। अम्मी अभी तक फौजी वाले घर से नहीं आई थीं। ये सोचकर मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी। मैंने एहतियात से दरवाज़ा बंद कर दिया, ये सोचकर कि जब उम्मी आएंगी तो दरवाजे पर दस्तक देंगी और मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अभी जो मंजर मेरे सामने था, उसे देखने की ख्वाहिश ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं पहले भी ऐसे मनाजर देख चुका था, लेकिन आज की कैफियत मुख्तलिफ थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बार बार ये मंजर देखूं, हर हरकत को अपनी आंखों में बसाने की कोशिश करूं। खाला अंदर अपने काम में मसरूफ थीं, बिल्कुल बेखबर कि उनका भांजा उन्हें बहुत करीब से देख रहा है और हर हरकत से लुत्फ अंदोज हो रहा है। फिर खाला ने कपड़े धोकर साइड पर रख दिए और नहाने लगे।
जैसे ही उन्होंने साबन लगाना शुरू किया, मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था, एक अजीब सी गर्मी मेरे बदन में दौड़ रही थी। मैं अंदर जाने का सोचने लगा, लेकिन डर के मारे रख गया। उसके बाद खाला ने वो काम किया जो उन्होंने पहले भी नहाते हुए किया था। उन्होंने अपने हाथ से खुद को सुकून देना शुरू किया। वो पहले वाले दिन की तरह थोड़ी पीछे हुए और पीछे वाली दीवार से टेक लगाकर बैठ गईं। ये सारा मंजर देखकर मेरी हालत और बिगड़ गई। मेरे होंठ सूख गए। मैं अपनी सांसें रोके हुए था। मैं उठा और बाहर सहन में आया। मेरे पांव लड़खड़ा रहे थे। मैंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से खाला की आवाज आई, कौन है? मैं नहा रही हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी जब मैंने कहा, मैंने भी नहाना है। खाला ने जवाब दिया, बाद में नहा लेना। मैंने शरारत से आहिस्ता आवाज में कहा, क्या मैं आपके साथ नहा सकता हूँ? खाला की आवाज में नाराजी थी। चल बेशरम, तूने तो शर्म बिल्कुल ही छोड़ दी है। मैंने इसरार किया। अच्छा दरवाजा खोल दें, कोई भी नहीं है। खाला ने कहा, भाग जाओ यहां से। मैंने वादा किया, मैं बस नहाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। पक्का वादा है? खाला ने पूछा, अब जाते हो या नहीं? मैंने कहा, ठीक है, अच्छा है खाला, हम दोस्त भी तो हैं। मुझे लग रहा था कि खाला दरवाजे के पास ही हैं क्योंकि उनकी आवाज बहुत करीब से आ रही थी। वो आहिस्ता बोल रही थीं और मैं भी आहिस्ता ही बात कर रहा था। खाला ने कहा, मुझे कोई चीन से नहीं लेना, तुम तो हर वक्त बस। मैंने बात काटते हुए कहा, अच्छा एक बात तो मान लो खाला। उन्होंने पूछा, क्या? मैं थोड़ा सा झुका और आहिस्ता से कहा, अपने बाल तो साफ कर लें। मैं हंसने लगा। खाला ने कहा, चल अब चला जा, मुझे नहाने दो। अगर अम्मी ने देख लिया तो पता नहीं किया सोचेगी। तुम तो मुझे बदनाम करने पर तले हुए हो। मैंने कहा, मैं जाता हूँ, आप साफ कर लो ना। खाला ने जल्दी से कहा। जल्दी जल्दी कहाँ, अब जाओ। मैं जल्दी से वहां से हटा और स्टोर रूम में चला गया और देखने लगा। खाला फर्श पर पीछे को टेक लगाकर बैठी हुई थीं, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि जब खाला मुझसे बात कर रही थीं तब वो दरवाजे के पास ही थीं। मेरी नजरें उनके जिस्म पर टिकी हुई थीं। मैंने खाला का चेहरा देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। इनकी आंखों में एक चमक थी। आज के बाद खाला फिर से वही काम करने लगे जो पहले कर रही थीं। मैं बड़े गौर से देख रहा था, हर हरकत को महसूस कर रहा था। वो एक ही हाथ से सब कुछ कर रही थीं। उनके चेहरे पर इत्मीनान की कैफियत थी। उनके साथ साथ में भी खुद को सुकून दे रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद वो सुकून में आ गईं। इनके जिस्म में एक राहत की लहर दौड़ गई। मैं ये सब बड़े गौर से देख रहा था, हर पल को महसूस कर रहा था। मेरी आंखें उनके हर हरकत पर मरकूज थीं। मैं उनकी हर सांस को सुन रहा था। इसके बाद मैं बरामदे में आ गया। मेरे पांव अब भी कांप रहे थे। मुझे पता था कि अब खाला बाहर निकलने वाली हैं। मैंने अपने आप को संभाला, अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश की। मेरे आने के 5 मिनट बाद खाला बाहर निकले और सहन में आकर उन्होंने अपने कपड़े डाले और अपने बाल संवारने लगे। तब मैं भी सहन में आ गया। मेरा वजूद अब भी गर्म था। मैं खाला के सामने तो आ गया, लेकिन अब मुझे उनसे की हुई बातों पर शर्म आ रही थी। मैं उनसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मेरा सिर झुका हुआ था। खाला ने एक बार मेरी तरफ देखा। इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। फिर वो बोले, अब बताओ क्या कह रहे थे? मैं खामोश रहा। मेरा गला सूख गया था। खाला ने दोबारा पूछा, अब बोल क्यों नहीं रहे? इस वक्त तो तोते की तरह बोल रहे थे और मुझे तंग कर रहे थे। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? मैंने हिकलाते हुए कहा कि मैं कब बोल रहा था? खाला बोले, जब मैं बाथरूम में थी और तुम बेशर्मों की तरह मुझे तंग कर रहे थे। और अब मिना को ताला लगा लिया है। मैंने पूछा, क्या आप नाराज होंगी? खाला ने कहा, नहीं, नाराज नहीं हूं। फिर उन्होंने पूछा, बोलो क्या कर रहे थे? मैंने कहा, मैंने तो इतना ही कहा था कि मैंने नहाना है। खाला ने कहा, बेशरम, क्या मेरे साथ ही नहाना था? अब चले जाओ बाथरूम में नहा लो, जल्दी से नहाना है। अब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहा लूंगा। मुझसे कोई बात नहीं हो रही थी। मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। खाला ने कहा, तुम बहुत बिगड़ते जा रहे हो। और क्या कह रहे थे? खाला मुस्कुराहट के साथ चलती हुई बोल रही थीं और मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने कहा, और तो कोई बात नहीं की। खाला ने इसरार किया, बताओ और क्या कह रहे थे? मैंने कहा, जी आप बता दें, मुझे तो याद नहीं है। खाला ने कहा कि अनचार्ज करने के कह रहे थे। मुझे अंदाजा हो गया था कि खाला नाराज नहीं है, बल्कि उनके रवैये में एक नरमी थी। मैंने कहा कि मैंने कहा था अपने बाल साफ कर लें। खाला ने पूछा, कौन से वाले? इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। मेरा दिल हल्का हो रहा था। मैं नीचे नजर करते हुए बोला, नीचे वाले बहुत बड़े हो गए हैं। खाला भी शर्म से लाल हो रही थीं। इनके गालों पर सरखी फैल गई। फिर खाला ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि बड़े हो गए हैं और तुमने क्या करना है?
मैंने कहा। मैंने तो कुछ नहीं करना। खाला बाल सुखाने के बाद अंदर जाने लगे और मुझे भी कहा, अंदर आ जाओ। मैं उनके पीछे पीछे चला गया। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बालों में कंघी करने लगीं और मैं पीछे खड़ा आईने से उन्हें देखने लगा। खाला भी आईने से मुझे देख रही थी और हंस रही थी। इनकी आंखें और भी प्यारी लग रही थीं। इनमें एक चमक थी। उन्हें देखते हुए मुझे दादी उम्मा की बात याद आ गई कि जब उन्होंने कहा था, अगर नरगिस तुम्हारी खाला ना होते तो तुम्हारी शादी उनके साथ कर देते। आईने के सामने खड़े होकर मुझे अपने अंदर शुहर वाली फीलिंग आ रही थी। ये महसूस हो रहा था कि मेरी बीवी भी इसी तरह खड़ी होगी और मैं उसे उसी तरह पीछे से देखकर मुस्कुरा रहा हूँगा। मैं अपनी सोचों में गुम था कि खाला बोले, तुमने बताया नहीं, तुमने बाल साफ करवा के क्या करना है? मैंने थोड़ी हिम्मत की और पीछे से उन्हें पकड़कर साथ लगा लिया। मेरे हाथ उनके ऊपर थे। मैंने महसूस किया कि वो कांप रही हैं। मैं बोला कि मैंने वैसे ही कहा था बाल साफ कर लें। खाला ने कहा, अच्छा छोड़ो ना मुझे, बाल तो सीधे करने दो। मैंने कहा, ऐसे ही कर लो। तब खाला बोले, ऐसे नहीं हो रहे, बैठ के करने हैं। वो मुझसे खुद को छुड़ाने लगे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। मैंने पीछे पड़े उस स्टूल पर बैठने की कोशिश की। खाला बोले, तुम्हें नहीं बैठना, मैंने बैठना है। मैंने उन्हीं के अंदाज में कहा, एक ही बात है ना खाला। खाला, मैं बैठ देता हूँ, आप ऊपर बैठ जाएं। खाला बोले, बहुत बेशरम हो, दरवाज़ा भी खुला है। मैंने कहा, अम्मी जान घर पर हैं और वो कमरे से नहीं आ सकती। खाला ने कहा, जाओ इन्हें देखो और दरवाज़ा भी बंद कर दो। मैं जल्दी से उन्हें देखने गया। वो अपने कमरे में ही लेटी हुई थी। मैंने सहन का भी जायजा लिया और कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद किया और खाला से कहा कि वो पीछे पड़े इस स्टूल पर बैठ जाएं। चची की बात सुनकर मैं हंसने लगा। ओहो, तुम भी सारी रात मुझसे प्यार करोगी? मैंने हंसकर हाँ में सर हिलाया। चची ने मेरे कंधे पर सिर रखते हुए कहा, ठीक है, फिर आज मैं भी तुम्हें बताऊंगी कि प्यार कैसे करते हैं। मैंने चची का हाथ पकड़कर दबा लिया। चची कुछ सोचते हुए बोली, वक्की, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैंने हैरान होकर कहा, क्या दिखाना चाहती हो? चची ने कहा, एक मिनट। वो बस्तर से उतरकर अलमारी के पास गई। अलमारी खोली, फिर एक जगह से चाबी ढूंढी, फिर अलमारी के अंदर छोटा सा खाना खोला, इसमें हाथ डालकर कुछ निकाला। उसके बाद अलमारी बंद करके वापस बस्तर पर आकर बैठ गई। अब उन्होंने अपनी टांगें खड़ी करके पांव बस्तर पर रख दिए और गोद में मैगजीन रखकर मुझसे छिपाने लगी। मैंने कहा, क्या छिपा रही हो? मुझे भी दिखाओ ना। चची ने बड़े मज़े से कहा, सब्र तो करो, दिखाती हूँ। मैं अल्तजा भरी नजरों से चची की तरफ देखा तो उन्होंने मैगजीन का पहला सफ़ा खोला। मैं देखकर हैरान रह गया। इस पर एक लड़की की बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। मैंने चची से पूछा, ये कहाँ से लाया है? चची ने कहा, बस आ गया है कहीं ना कहीं से, तुम बस चुपचाप देखो। और चची ने फिर सफ़ा पलटा। मैं तो बहुत परजूश हो चुका था। आंखें फाड़ कर लड़कियों की तस्वीरें देखने लगा। चची ने 4-5 सफ़े एक साथ पलटते हुए कहा, वह कि तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ, और मुझे मैगजीन से मज़े मज़े की तस्वीरें दिखाने लगीं। इस दौरान मैं तो तैयार हो चुका था। बस फिर हमारी मुस्तियाँ शुरू हो गईं। दुनिया की हर चीज़ से बेखबर मज़े कर रहे थे कि अचानक चौंक उठे। टक टक की आवाज़ हमारे कानों से टकराई। हम दोनों एकदम उठकर बैठ गए। टक 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 की आवाज़ फिर आई और साथ ही एक जनाना आवाज़ आई, बाजी। मैं घड़ी पर नज़र डाली, 11 बज रहे थे। चची ने बस्तर पर पड़ी चादर उठाई। फिर टक टक की आवाज़ फिर आई। चची ने मुझसे कहा, वकी, ये इस वक्त कौन आ गया? ये आवाज़ किसकी है? मैं पूरी तरह डरा हुआ था। अपने आप को साफ करते हुए बोला, पता नहीं। चची ने मुझे मेरे कमरे की तरफ जाने को कहा। चची बोली, वकी जल्दी। फिर दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। चची ने दोपटा लेते हुए कहा, वकी, ये आसिया लगती है। मैंने डरते हुए कहा, पता नहीं। बरामदे के दरवाजे पर दस्तक, और वो आवाज़ जब तेज हुई तो चची ने कहा, मेरे साथ चलो विकी, देखते हैं सही सही कौन है। चची ने दरवाजे से निकलते ही कहा, रखो, मैं देखती हूँ। दरवाजे पर सुकून हो गया। मैं उस कदर डर गया था कि चची के पीछे पीछे चल रहा था। हम दोनों बड़ा सोच सोच कर कदम उठा रहे थे। चची ने रखकर आहिस्ता कहा, वाकी, मेरे साथ चलो, पीछे क्यों हो? मैंने अपने डर की वजह यूं बताई। चची, हो सकता है आसिया की आवाज़ कोई चीज़ निकाल रही हो। मेरी शक्ल और बताने का अंदाज इतना डरावना था कि चची भी डर गई और बोली, विकी, ऐसी बातें तो न करो। हम बरामदे में डर कर खड़े हो गए। आवाज़ फिर आई, बाजी जल्दी, आसिया हूँ। दरवाज़ा खोली, बाजी जल्दी करें। चची ने मेरी तरफ देखा और पूछा, वो कि अब क्या करें? सीना है इन चीज़ों के पांव अल्टे होते हैं। मैं डर के मारे चची से चिपक गया और बोला, मैंने नहीं जाना। चची ने मेरी तरफ देखकर पूछा, वकी, अब क्या करें? ऐसा करते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते,
सामने खड़े होकर देखते हैं। तुम आओ तो सही, मेरे साथ कुछ नहीं होता। दरवाज़ा बंद है। मैं डरते डरते चची के साथ चल पड़ा। बलाशबा हम दरवाजे के पास पहुंच गए। आसिया रोते हुए बोली, बाजी दरवाज़ा खोली। चची ने कहा, सामने आओ। हमें पता चल गया था कि वो आसिया ही है, लेकिन अभी डर खत्म नहीं हुआ था, इसलिए आसिया को रोशनी में आने को कहा। वो 2 कदम पीछे हटकर रोशनी में आई। हमने उसके चेहरे की बजाय पाँव देखे। उसकी हालत ऐसी थी कि पाँव में जूते नहीं थे, न सिर पर दोपटा था। ऊपर से तेज आंधी शुरू हो गई थी, जिससे आसिया के कपड़े और बिखरे बाल उड़ रहे थे। उसकी हालत देखकर मेरे तो पर उड़ रहे थे। चची ने जल्दी से ताला खोलकर दरवाज़ा खोला तो आसिया ने जल्दी अंदर आकर खुद ही दरवाज़ा बंद कर दिया और कंडी भी लगा दी। उसे देखकर मुझे और ज्यादा खौफ आने लगा। चची ने आसिया को एक तरफ किया, ताला लगाया और फिक्रमंदी से पूछा, आसिया क्या हुआ? आसिया ने ज़ारो कितार रोना शुरू कर दिया और कांपते हुए बोली, घर में अकेली थी बाजी, साथ वाले कमरे में किसी के बात करने की आवाज़ें आने लगीं। मैं डर गई। अभी समझ नहीं पाई थी कि क्या मामला है कि साथ वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। आसिया अभी बात कर ही रही थी कि जोर से किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ आई। इस वक्त माहौल पहले ही काफ़ी खौफजदा था। ऊपर से ऐसी आवाज़ सुनकर तो हमारे पसीने छूट गए। आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मुझे लगा कोई लड़की चीख रही है। आसिया ने जोर से चीख मारी। इसके पीछे पीछे चची ने चीख मारी और वो दोनों एक दूसरे से लपट गईं। मैं उनसे ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं भी उनका बाजू पकड़ कर उनसे चिपक गया। हम ऐसे ही एक दूसरे से लिपटे हुए कमरे की तरफ आने लगे। बाहर अचानक चीखों की आवाज़ बुलंद हो गई। हम जो बच्चे की आवाज़ समझ रहे थे, असल में 2-3 बलियों की आवाज़ थी जो शायद एक साथ चीखी थी। हमने एक दूसरे को बाजुओं से पकड़ा और चीखते हुए चची के कमरे की तरफ भागे। हम पर इस कदर खौफतारी था कि ये जानते हुए भी कि बलियां चीख रही हैं, फिर भी डर गए थे और कमरे में आते ही चची ने जल्दी कमरे की कंडी लगा दी। वो काफ़ी सहमी हुई थी। मैं इन दोनों से ज़्यादा खौफजदा था। चची ने मेरा चेहरा देखते हुए मुझे गले लगाया और गाल चूमते हुए कहा, वकी क्या हुआ है? डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होता, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना यहाँ। वो आसिया ने भी कांपते हुए हाथ से मेरा बाजू सहलाना शुरू कर दिया और बोली, वकी कुछ नहीं हुआ, तुम तो उतने बहादुर हो। आसिया ये कहते हुए मेरे और करीब आई और मेरे उसी बाजू से अपना सीना लगा दिया। चची ने मुझे अपने साथ लपटाए हुए बस्तर पर बैठा लिया और आसिया भी साथ ही बैठ गई। इसने अभी भी मेरा बाजू अपने सीने से लगाया हुआ था, जबकि मेरा सर चची के सीने पर आ गया था। चची ने मुझसे कहा, वकी कुछ भी नहीं था, डर क्यों रहे हो? चची मुझे खूब प्यार कर रही थी। आसिया भी मेरी कमर सहला रही थी। चची ने कहा, वकी वो तो सिर्फ बलियों की आवाज़ थी और तुम डर गए। आसिया हचकियां लेकर रो रही थी। चची ने उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, आसिया कुछ भी नहीं था, वो तो बलियां थीं, तुमने चीख मारकर मेरी भी जान निकाल दी। आसिया ने हचकियां लेते हुए कहा, नहीं बाजी, ये वो की चीज़ें थीं, वो किसी की भी आवाज़ निकाल सकती हैं। जब मैं अपने कमरे में थी तो साथ वाले कमरे में बात करने की आवाज़ आ रही थी। फिर एक चीख सुनाई दी। मैं डरकर छत की तरफ भागी। मुझे लगा आप लोग छत पर होगे। जब मैंने छत पर छलांग लगाई तो वो चीज़ें भी मेरे पीछे। मेरी जान निकल गई थी। सीढ़ियाँ उतरकर जब नीचे आ रही थी तब भी वो मेरे पीछे भाग रही थी। अब कोई यकीन नहीं आ रहा बाजी, मैं सच की रही हूँ, वहाँ हवाई चीज़ें हैं। जब दरवाज़ा खटखटाया और आपकी आवाज़ आई तो मुझे कुछ हौसला हुआ। आगे आप सब जानती हैं। चची ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं आसिया, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। आसिया ने झट से कसम उठाई और कहा, बाजी मैं सच की रही हूँ, इस घर में हवाई चीज़ें हैं। चची ने कहा, आसिया बस करो, मेरे पहले ही डर के मारे रोंगटे खड़े हैं, ऊपर से तुम ऐसी बातें कर रही हो। आसिया ने चची का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रखते हुए कहा, बाजी देखो मेरा दिल कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। आसिया की बात सुनकर चची ने कोई जवाब ना दिया। उसके सीने से हाथ उठाकर मेरी कमर पर रख दिया। इसी वक्त छत पर कुछ गिरने की जोरदार आवाज़ आई। हम सबको उससे भी जोर का झटका लगा। आसिया पीछे से मेरे साथ चिपक गई। इसी दौरान बजली ने 2-3 चमके मारे, लेकिन बजली बंद ना हुई। बिलुप के झपकते ने हमें और खौफजदा कर दिया। हम तीनों की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं और जिस्म कांप रहे थे। इस वक्त एक बच्चा 2 औरतों के दरमियान था जिन्हें वो बहला फसलाकर खौफ से निकाल रही थीं। आसिया की हालत, उसका पुकारना, बलियों की आवाज़ें, चची और आसिया की चीखें, फिर छत पर कुछ गिरने की आवाज़, इस सब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर बाहर एक शोर बुलंद होने लगा और
शोर की आवाज़ तेज होती गई। उसके साथ कुछ चीज़ों के टकराने और गिरने की आवाज़ें भी आने लगीं। हम तीनों खामोशी से एक दूसरे से लपटे हुए थे, लेकिन माहौल खौफ से खौफनाक तर होता जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कमरे में किसी तरफ से ठंडी हवा आने लगी। पंखे की हवा ठंडी हो गई थी। बाहर का मौसम शायद ठंडा हो गया और जो शोर था वो बारिश का शोर था। हम तीनों बिल्कुल खामोश थे। थोड़ी देर बाद आसिया बोली, बाजी, जब मैं छत पर आई थी तो काली रात में भी आसमान पर लाली छाई हुई थी। चची ने आसिया की बात काट दी और बोली, चुप करो आसिया, कोई और बात करो। आसिया, तुम्हें बस वहम है और कुछ नहीं। चलो सीधे होकर लेटो और सो जाओ। वो आसिया ने कहा, बाजी, अब मुझे नींद नहीं आएगी, तुम सो जाओ। वो चची ने काफी देर मुझे समझाया और आसिया को भी समझाया। चची के काफी सर खपाने पर आसिया मान गई। मैंने भी वादा किया कि अब नहीं डरता। मेरे डरने की वजह से चची ने मुझे दरमियान में लटाया। दाएं साइड पर आसिया जबकि बाएं साइड पर चची लेट गई। चची ने उठकर लाइट ऑफ कर दी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा हो गया। चची मेरे साथ जाकर लेट गई। आसिया भी मेरी तरफ क्रॉन्ट लेकर लेटी और इतना करीब कि उसके बाजू मेरे बाजू से टच हो रहे थे। चची ने कहा, मुझे तो नींद आ रही है, तुम दोनों ने जागना है तो जाओ। चची ने अपना बाजू मेरे सर के नीचे रखकर मेरी तरफ क्रॉन्ट ली। मैं सीधा लेटा था। मेरा खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। कुछ देर बाद मैंने क्रॉन्ट ली और आसिया की तरफ मिना कर लिया। मेरा बाजू आसिया के बाजू से अच्छी तरह छूने लगा। आसिया के बाजू ने फौरन एक करंट की लहर छोड़ी जो मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने अपना सर उठाकर दाएं हाथ सर के नीचे रख लिया। ऐसा करने से मेरी कहनी आसिया के बाएं बाजू पर आ गई। थोड़ी देर बाद आसिया ने अपना बायां हाथ मेरी कहनी पर रख दिया। कुछ देर मजीद गुजरी तो आसिया ने खुद को ठीक करते हुए अपना पाँव मेरे पाँव से लगा लिया। कमरे में पंखे की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो चची को पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने मुझे पीछे से झपट डाल लिया। हम दोनों कुछ देर के लिए ऐसे खो गए कि कोई होश ना रहा। अचानक कमरे में रोशनी हो गई और मेरी आंखें चंधिया गईं। चची ने आंख मारते हुए कहा, आसिया। आसिया ने नजरें झुकाए हुए ही बोली, जी बाजी। चची ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आसिया चुप रही, कुछ ना बोली। चची फिर बोली, आसिया, मैं आराम से पूछ रही हूँ, ये सब क्या था? आसिया ने घबराए अंदाज में कहा, बाजी, गलती हो गई, अब जो सजा दोगी मुझे कबूल है। आसिया की बेबसी देखकर मुझे बहुत तरस आया। चची भी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए कहा, आसिया इधर मेरे पास आओ। आसिया चची के पास चली गई। चची ने आसिया का चेहरा ऊपर उठाया। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर आंसू बहकर गाल से नीचे आ गए थे। वो रो रही थी। चची ने आसिया के कुंधे पर हाथ रखा। आसिया रोते हुए बोली, बाजी, मुझे माफ कर दें, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। चची आसिया को तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहा, कोई बात नहीं, इस चीज पर किसी का बस नहीं चलता, बस गलती हो जाती है। चची ने आसिया को गले लगा लिया और बोली, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, चलो अपना मॉड ठीक करो। आसिया खुश होकर चची से अलग हुई। चची ने मेरी तरफ देखा और हाथ से इशारा करते हुए बोली, उसे देखो कैसे आराम से वैसे के वैसे बैठा है, कुछ हुआ ही ना हो। आसिया और चची दोनों मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगीं। वो दोनों बस्तर पर मेरी दाएं तरफ बैठी थीं। सुबह चची ने मुझे जगाया और जल्दी जल्दी कपड़े पहनने को कहा। उन्होंने अलमारी से नया सूट निकाला और नहाने चली गईं। इसके बाद मैं भी नहाया और चची ने नाश्ता बनाया। हमने साथ में बैठकर नाश्ता किया। मुस्तरी आ चुके थे। मैं उनके पास न गया। नाश्ता करने के बाद हम अपने कमरे में आ गए। आज चची बहुत खुश थी। मैं बिस्तर पर लेटा था। चची बिस्तर पर टांगे लटकाए बैठी थी। फोन की घंटी बजी। चची फोन के पास बैठी थी। उन्होंने कहा, ये किसका फोन आ गया? मेरे दिल में था कि ये नाजी ही होगी। मैंने नाजी से कहा, फोन उठाओ। चची ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ नाजी ही थी। चची ने उससे हाल अहवाल पूछा। फिर नाजी ने कुछ कहा तो चची ने मुझे कहा, नाजी है, ये लो बात करो। अब मैंने कहा, मैंने उससे बात नहीं करनी। और चची ने नाजी को कहा, नाजी कह रही है, जरूरी बात है, एक बार बात सुन लो फिर ना करना। मैंने कहा, एक बार कह दिया, बात नहीं करनी तो नहीं करनी। और चची ने होभो मेरे अल्फाज दोहरा दिए। फिर नाजी की बात सुनी और बोली, हवा क्या है उसको? फिर नाजी की बात सुनी और बोली, नहीं, कुछ तो हुआ है जो तुमसे नाराज है। मैंने फौरन चची की तरफ देखा। चची नाजी को छेड़ रही थी। चची ने कहा, कीम, वो तुमसे नाराज नहीं होता था। पता नहीं तुमने उसको क्या कहा है। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारी खाला का बेटा है ना, और वो तो तुमसे बहुत प्यार भी करता है। चची के चेहरे पर मक्काराना हंसी थी। उन्होंने हंसते हुए रिसीवर रख दिया। मैंने चची से पूछा, क्या हुआ? नाजी क्या कह रही थी? चची ने कहा, कुछ नहीं,
मैंने तुम्हारे सामने ही कहा जो कुछ कहा। मुझे चची का इससे ऐसे अंदाज से बात करना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं चची को कुछ न कह सका। चची उठें और बाहर बरामदे की कंडी लगा आए। फिर हम चची के कमरे में गए। चची ने कमरे को भी कंडी लगा दी। बिस्तर पर मैं टेक लगाकर बैठा था। चची मेरे सामने बैठी मुझे देख रही थी। उन्होंने मेरा चेहरा देखते हुए कहा, कि क्या हुआ, नाराज हो गए हो? मैं नाराज तो था, लेकिन चची को कुछ कह न सका, इसलिए बोला, नहीं। चची ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, वही कुछ तो हुआ है जो तुम्हारा मना बन गया है। जब करते हो तो इस वक्त शर्म नहीं आती। तुम जैसे कहोगे मैं करूंगी। बस ये बात राज ही रहे, न तुम किसी को बताना, न मैं किसी से बात करूंगी। उसके बाद हम कुछ इधर इधर की बातें करते रहे और मैं उठकर अपने कमरे में जाकर सो गया। मेरी आंख ही लोगों के आने के बाद खुली। मैं उठकर सीधा छत पर चला गया और आसिया के साथ मैं नजर दौड़ाई, लेकिन वो नजर ना आई। 6 बजे मुस्तरी चले गए। मैं अभी छत पर ही था कि इस्मत और शान को उनका मामू छोड़कर चला गया। मैं बहुत हैरान हुआ कि ये लोग तो 3 दिन बाद आने वाले थे और आज ही आ गए। सलमी छत पर मेरी तरफ देखा और मना फेर कर अंदर चली गई। बादल बने हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैं ऊपर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद सलमी, इस्मत, शान और जीशान छत पर आ गए। खराब मौसम की वजह से अम्मी और चची जल्दी जल्दी खाना बना रही थीं, क्योंकि किचन तो था नहीं, सैलियों के नीचे ही खाना बनाती थीं। जब मौसम खराब होता तो वहां भी नहीं बनाया जाता था, इसलिए वो जल्दी कर रही थीं। मौसम खुशगवार था और बच्चों से इस वक्त शैतान भी पनाह मांग रहा था। बच्चे अपनी मुस्तियों में लगे थे। मैं पीछे वाली तरफ दीवार के पास आकर खीतों में देखने लगा। कुछ देर बाद दोनों वहां आ गईं। सलमी ने गुस्से से मुझे देखा, लेकिन मैंने कुछ न बोला। खीतों में देखता रहा। वो दोनों आपस में किसरसर करती रहीं। मैंने सलमी से कोई बात न की। वो खुद ही बोल पड़ी। सलमी ने इस्मत से कहा, इस्मत, आजकल लोगों को तो गुस्सा ही बहुत आता है। मैं वैसे ही चुप करके खड़ा रहा। सलमी ने बोलना जारी रखा, ऊपर से मना बसूरे बनाते हैं, देखकर डर लगता है। हाँ। मैंने गुस्से से सलमी की तरफ देखा। इस्मत ने सलमी के काम में कुछ कहा, फिर दोनों हंसने लगे। मुझे और गुस्सा आया। मैं सलमी की तरफ गुस्से से देखने लगा। सलमी ने इस्मत को मुखातब करते हुए कहा, तुम मुझे यूं मुना फेर करना देखो। और मैं उसकी बात का मतलब समझ गया था। वो मुझे सुना रही थी, इसलिए इस बार मैंने जवाब दिया, जो बात करनी है मुझसे सीधी तरह करो। सलमी भी संजीदा हो गई और बोली, ठीक है, फिर बताओ मैंने क्या है? कभी मैं तो तुमसे नाराज नहीं हुई, हर बार तुम ही नाराज होते हो। सलमी इस्मत के सामने बेखौफ होकर बात कर रही थी। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। इस्मत भी सलमी की बात सुन सुनकर हंस रही थी। जब मैंने इस्मत की तरफ देखा तो इस्मत बोली, भाईजान, अब बाजी से क्यों नाराज होते रहते हैं? मैं कभी इस्मत को देखता, कभी सलमी को। सलमी मेरी परेशानी खुद समझ गई और बोली, उसको सब पता है। मैंने उसको सब बता दिया है। शुक्र करो ये अम्मी को सब बताने वाली थी। मैंने रोका और सब बता दिया। इस्मत, बताओ उसको, हम इतनी जल्दी वापस क्यों आए? इस्मत ने झिझकते हुए कहा, भाईजान, जब बाजी नानी के घर जाने लगी थी तो आप नाराज हो गए थे। बाजी तो खुद भी नहीं जाना चाहती थी, उम्मी ने भेज दिया था। नानी के घर जाकर भी बाजी परेशान रही, इसलिए हमने बहाना बनाकर वापस आ गए। अब सलमी मना बनाए खीतों की तरफ देख रही थी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि मैं तो उसके लिए तैयार ही नहीं था। सलमी ने खीतों की तरफ देखते हुए इस्मत से कहा, इस्मत, इससे पूछो तो ये कल अचानक नाराज क्यों हो गए थे? इस्मत हंसते हुए बोली, हाँ भाईजान, आप कल अचानक बाजी से नाराज क्यों हो गए थे? मैंने सलमी की तरफ देखते हुए कहा, बस वैसे ही। सलमी झट से बोली, इससे कहो वजह बताएं। ऐसे ही नहीं। सलमी आज इस्मत के सामने कुछ ज्यादा चलबली बातें कर रही थी और शोखियां झाड़ रही थी। उसका ये रूप भी देखने वाला था। मेरे चेहरे पर जितना मर्जी गुस्सा था, लेकिन दिल में उसके लिए प्यार ही प्यार था। मेरा दिल उसकी अदाओं पर नचावर हो रहा था। मैंने बात दिल में न रखी और बोल दिया, तुम्हें वजह पूछनी है ना, तो सुनो। वजह अरसलान था। वो आजकल कुछ ज्यादा ही आने लगा है और वो तुम्हें देखकर हंसता क्यों है? सलमी एकदम इस्मत की तरफ घूमी और बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये इस वजह से नाराज है। इस्मत, मैंने उसके सामने अरसलान को भाई कहा था, क्योंकि मैं समझ गई थी उसका मुन्ना क्यों फूला हुआ है। मैं उसके बावजूद दरवाजे से निकलने तक उसको देखती रही, लेकिन उसने बोनती सजाए रखी। इस्मत सलमी की बात सुनकर हंसने लगी और बोली, बाजी, आप दोनों हर वक्त लड़ते रहते हो। मैंने जब अब दोनों को देखा था, इस वक्त भी लड़ाई हो रही थी। सलमी ने कहा, मैं नहीं, यही मुझसे लड़ाई करता है, अभी भी देख लो। और मैंने उसको सब बता भी दिया, फिर भी नवाब साहब बना हुआ है। मैं अब लड़ाई खत्म करना चाहता था, लेकिन सलमी जोश में थी, वो बात छोड़ ही नहीं रही थी। उसने इस्मत से कहा, इस्मत, तुम्हें अम्मी की कसम सच सच बताना,
मैंने भी अरसलान से बात की। इस्मत ने गवाही देते हुए कहा, नहीं बाजी, आपने तो कभी उर्सलान से बात नहीं की। फिर इस्मत हंसते हुए बोली, बाजी देखा था अरसलान कैसे गाड़ी की शौखियां मार रहा था। इस्मत ने अरसलान की नकल अतार कर बातें किन जिनको सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैं हंसते हुए सलमी की तरफ देखा तो उसने मना, पर तोड़ चढ़ाकर मना दूसरी तरफ कर लिया। मैंने इस्मत से कहा, अब देखो किसको गुस्सा आता है, मैं तो हंस रहा हूं। सलमी ने आंखें निकालकर मुझे देखा और कहा, मुझे गुस्सा वसा नहीं है, आए समझ। सलमी अपनी हंसी छिपा रही थी। मैंने इस्मत से कहा, इस्मत देखो तुम्हारी बहन कैसे हंस रही है, इसको तो कभी गुस्सा आया ही नहीं। इस्मत ने सलमी से कहा, बाजी अब आप भी गुस्सा खत्म करके भाईजान से सुलह कर लो और बात खत्म करो। सलमी ने इस्मत की तरफ देखकर बोली, इस्मत इससे कह दो अगर दोबारा मेरे साथ लड़ाई की या नाराज हुआ तो मैंने उससे बात नहीं करनी। इस्मत फिर हंसने लगी। मैंने कहा, इस्मत देखो तुम्हारी बहन का रंग गुस्से से कैसा लाल हो गया है। सलमी ने कहा, मेरा रंग लाल ही है। हाँ हाँ, तुम्हारी तरह धूप में फिर कर काला तो नहीं हो रहा। मैंने सलमी को छीड़ते हुए कहा, अच्छा हुआ अब मेरा रंग काला हो गया। इस्मत देखो अब हमारा क्या बनेगा, तुम्हारी बहन का रंग गोरा और मेरा काला। इस पर सलमी ने हंसी रोकते हुए कहा, मुझे क्या पता क्या होगा। मैंने कहा, क्यों, तुमने इस्मत को नहीं बताया कि तुमने मुझसे शादी करनी है? बाबा, इस्मत फौरन बोली, बाजी ने बताया है। भाईजान, सलमी ने कहा, मैंने काले रंग वाले से कोई शादी वादी नहीं करनी। मैंने इस्मत के सामने अपना चेहरा करते हुए कहा, इस्मत मेरा रंग काला है? इस्मत ने कहा, नहीं भाईजान, किसने कहा काला है? इस्मत बात बात पर हंस रही थी, बहुत खुश हो रही थी। सलमी ने कहा, मैंने कहा है सारा दिन धूप में रहते हो, पहले करकट खेलते रहते थे और अब छत पर चढ़े रहते हो। अपना रंग देखो, पहले कैसा था और अब कैसा है। मजाक मजाक में इस्मत ने बचपना कर दिया और बोली, भाईजान अब घर पर क्यों रहते हैं, कहीं वो लड़के अब से फिर लड़ाई तो नहीं करेंगे? अब वो कह रहे थे वो इन लड़कों को छोड़ेंगे नहीं। सलमी ने इस्मत को झड़कते हुए कहा, तुम्हें और कोई बात नहीं आती। इस्मत ने मासूमियत से कहा, बाजी क्या हुआ, मैंने क्या कह दिया? सलमी ने तलपला कर कहा, आइंदा तुमने ये बात मेरे सामने की तो देख लेना। इस पर सलमी की जैसे किसी ने दिखती रग छीड़ दी हो। इस्मत सलमी का रवैया देखकर परेशान हो गई। मैंने इस्मत का साथ देते हुए कहा, इस्मत देखना मैं उनको कैसा सबक सिखाता हूँ। सलमी ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, वो की अगर तुमने कुछ किया तो देख लेना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करनी। एक तो सलमी ने बात न करने की धमकी हिफ्ज कर रखी थी। सलमी तड़प रही थी जैसे उसके जख्म खोद दिए हों। हम दोनों हैरत से उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद इस्मत बोली, भाईजान अब किसी से लड़ाई न करना, फिर बाजी रोती है। मैंने पूछा, क्यों रोती है? सलमी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। इस्मत ने डरते हुए कहा, भाईजान जिस दिन आपकी लड़ाई हुई थी किसी लड़के ने आकर घर बताया कि विकी को कुछ लोग मार रहे हैं। अम्मी और ताई रोते हुए अबा को फोन करने अंदर चली गईं। मैंने आकर बाजी को बताया कि विकी को मार रहे हैं। बाजी बस्तर से उठकर चलें तो गर गईं। मैंने बड़ी मुश्किल से बाजी को उठाकर बस्तर पर लिटाया। थोड़ी देर बाद गांव की काफी औरतें आ गईं। मैं बाहर गई। बाजी बड़ी मुश्किल से चलती हुई आए और उनके पास बैठे। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर वहां किसी औरत ने ये बात की तो बाजी रोने लग गई। भाईजान बाजी इस दिन बहुत रोई थी। सलमी की आंखें इस्मत की बातें सुनकर भर आईं। मैंने सलमी को परेशान देखकर कहा, सलमी उधर देखो। सलमी ने सर हिलाकर इनकार किया। मैंने नहीं देखना। मैंने बच्चों की तरफ देखा, कोई हमारी तरफ देख तो नहीं रहा। फिर आगे बढ़कर सलमी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, सलमी अधर देखो तो सही। सलमी ने मोटी मोटी आंखें निकालते हुए मुझे देखा, हाथ छुड़ाकर दीवार पर रख लिया और बोली, जाओ तुम लड़ाई करो, मैंने तुमसे बात नहीं करनी। इस्मत की कमर हमारी तरफ थी, उसने पीठ कर ली थी। मैंने बड़े प्यार से दीवार पर उसके हाथ के ऊपर हाथ रख लिया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद लड़ाई नहीं करूंगा, तुम जैसे कहोगी वैसे करूंगा। सलमी ने मेरी तरफ देखकर बोली, किसी से भी लड़ाई नहीं करोगे? मैंने कहा, किसी से लड़ाई नहीं करता, लेकिन तुमसे लड़ाई जरूर क्या करूंगा। सलमी ने कहा, ठीक है, बाहर किसी से लड़ाई ना करना, मेरे साथ कर लिया करना, मुझे मार भी लिया करना। वकी मुझे लड़ाई से बहुत डर लगता है। लड़ाई की बात करते हुए सलमी की आवाज बैठ गई। मैंने सलमी का हाथ पकड़कर यकीन दिलाते हुए कहा, आज के बाद किसी से भी नहीं लड़ता, कह दिया ना, किसी से भी लड़ाई नहीं करता। सलमी ये सुनकर खुश हो गई और मैं हंसने लगा। इस्मत ने घूमकर देखा और बोली, शुक्र है तुम दोनों की सुलह हो गई। इस्मत सलमी की निस्बत तेज और शरारती थी। इस्मत की बात सुनकर सलमी ने उसको बाजों में ले लिया और मुस्कुराते
हुए बोली, इस्मत अब नीचे चलें, मम्मी का पता है ना? इस्मत ने कहा, कुछ नहीं होता बाजी, मैं तुम्हारे साथ हूं और बच्चे भी हैं। सिल्मी ने कहा, अंधेरा होने वाला है, अगर खेतों से कोई जिन निकल आया तो। सिल्मी ने मेरे करीब होते हुए कहा, वो कि डरा तो नहीं रहे? मैंने कहा, तुम जाकर तो दिखाओ, आज सारी रात यहां रहना है। सलमी ने डरते हुए कहा, वकी न जी न, रात को मुझे इतना डर लगता है। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ओह, सलमी ने कहा, वकी दूसरी तरफ चलते हैं, यहां मुझे डर लग रहा है। हम चलते हुए नामकुमिल कमरे में आ गए। इस्मत बाहर बच्चों के साथ खेलने लग गई। हम सहन वाली साइड पर आ गए। सामने चची खाना बना रही थी। बच्चे छत पर भाग रहे थे, अंदर नहीं आ रहे थे। हमारे पीछे एक ढमपोड़ा था। मैंने सलमी के पास खड़े होकर इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। चंद लम्हों बाद सलमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नीचे देखते हुए कहा, अब मुझसे नाराज तो नहीं? सलमी ने कहा, मैं नाराज नहीं होती। तुम नाराज होते हो। मैंने कहा, मैं अब नाराज नहीं हूंगा। सलमी ने कहा, मैं भी नहीं होती। मैं कुछ बोलने ही लगा था कि जीशां से छोटा अदनान भागता हुआ आया और सलमी का हाथ पकड़कर बोला, बाजी मुझे छिपा लो, शान मुझे ढूंढ रहा है। सलमी ने हंसते हुए अदनान को अपने आगे छिपा लिया। मैंने सलमी के कान में कहा, मुझे भी ऐसे छिपा लो। सलमी मेरी बात सुनकर ऊंची आवाज में हंसने लगी। अदनान ने कहा, बाजी भाईजान क्या कह रहे हैं? सलमी ने जवाब दिया, तुम्हारे भाईजान की रहे हैं, उनको भी छिपा लो। अदनान ने कहा, बाजी इनको भी छिपा लें। भाईजान आप भी इधर आ जाओ। हम दोनों अदनान की बात सुनकर खुलखलाकर हंस पड़े। इसी दौरान इस्मत अंदर आई और पूछा, बाजी यहाँ अदनान तो नहीं आया? अदनान ने सर निकालकर इस्मत को देखा तो इस्मत ने उसका बाजू पकड़कर कहा, मैंने मना किया था ना कि इधर नहीं आना, यहाँ जिन है। अदनान हम दोनों को ऐसे देखने लगा जैसे हम जिन हों। इस्मत ने कहा, चलो बाहर, और वो अदनान को बाहर ले गई। मैंने सलमी का हाथ पकड़कर कहा, सलमी मुझे भी छुपाओ। और सलमी ने कहा, तुम्हें कैसे छिपाऊं? तुम बच्चे थोड़े हो। दूसरी बात, यहाँ ऊपर बच्चे भी हैं। मैंने कहा, यहाँ नजर नहीं आएगा, पीछे ड्रम है और वैसे भी वो खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे भी छपना है। सलमी परेशान हो गई। मैंने मौका का फायदा उठाया और सलमी को गले लगा लिया। सलमी ने मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे चौंक कर गले लगाया, फिर अलग होने लगी तो मैंने उसे न छोड़ा। कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है, आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मैंने अपनी अलमारी से ताकत वाली गोली निकाली जो कभी कभार अहमद लेते थे और मैं बावर्ची खाने में चली गई। मैंने हल्दी बादाम वाला दूध अबाला और मैं एक गोली डाल दी ताकि अहमद को थोड़ी ताकत मिल सके। ऐसा करते करते रात के 10 बज चुके थे। फिर मैंने जल्दी से दूध का गिलास लिया और अहमद के कमरे में चली गई। अहमद बड़े गौर से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आया अहमद खड़े हो गए और मुझे देखने लगे। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? अहमद ने शर्माते हुए कहा, फूफी मिन तो ऐसा कर रहा है कि आपको अभी खा जाऊं। मैंने हंसते हुए उसे दूध का गिलास पकड़ा दिया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये पी लो। अहमद ने जल्दी से गिलास पकड़ा और एक सांस में दूध पी गया। दूध पीते ही फिर जो हुआ दोस्तों, तो चलिए जल्दी से शुरू से कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम थना है, मेरी उम्र 28 साल है, लेकिन मेरा दिल हमेशा जवान रहता है और मेरी हेट तकरीबन 5 फुट 3 इंच है। जब मैं शलवार कमीज पहनती हूँ तो जैसे सब कुछ रख जाता है। मेरी खूबसूरत रंगत पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो लगता है गया मैं चांदनी रात में घूम रही हूँ। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के भतीजे की जो मेरा हो गया है। उसकी मासूमियत और जोश ने मेरे दिल में एक हलचल सी मचा दी है। जब वो मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वो खास चमक होती है जैसे वो किसी खूबसूरत ख्वाब को देख रहा हो। कभी वो मुझसे कहता है, फूफी आज आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसलिए मेरे शौहर कभी कभार दिन में ही मेरा पूजन कर देते थे। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे शौहर सरकारी नौकरी करते हैं। मेरी 1 साल की एक बेटी भी है, इसलिए दूध की थैलियां भी बड़ी हैं। मैं अपने शौहर का आशीर्वाद समझकर रोज लेती थी। हमारी शादी को 9 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे शौहर अब तक मुझे अच्छा प्यार करते थे। मैं अपनी बहुत सफाई रखती थी और कभी कभार मेकअप अब भी कर लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शाम को मेरे शौहर काशिफ घर आ रहे थे। उनके किसी दोस्त की सालगिरह की पार्टी थी, इसलिए दोस्तों ने उन्हें थोड़ी पिला दी थी और वो बाइक से घर लौट रहे थे। आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि सही होने में कम से कम 6 से 9 महीने लगेंगे। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। काशिफ का दर्द चाहे जिस्मानी
था, लेकिन मेरे दिल में एक गहरी फिक्र का समंदर इम्नद आया। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में दर्द का साया था। मैंने फौरन उनके पास जाकर उनका हाथ थाम लिया। इसी वजह से मेरी बहन और मेरा भतीजा अहमद इन्हें संभालने के लिए आए थे। मेरे बहनोई और बहन तो वापस चले गए, लेकिन अहमद ने काशिफ को यहाँ रुकने के लिए कह दिया, क्योंकि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मुझे ही बाजार से सामान लाने और बाहर के काम करने पड़ते थे। इसलिए मैंने अपनी बहन से कहकर अहमद को कुछ दिन रखने के लिए बोल दिया। अहमद मान गया और बहुत खुश हो गया। अहमद मेरे कान तक ही आता था, जिस्म भी ठीक ठाक था और रंग भी आम सा। अहमद ज्यादा बड़े किस्म का लड़का नहीं लग रहा था और मैं भी खुश थी कि कोई तो आया जो मेरी मदद कर सके। आज अहमद मुझसे थोड़ा शर्मा रहा था, क्योंकि वो शादी के बाद मुझसे पहली बार मिला था। रात को जब मैं काशिफ को खाना खिला रही थी तो अहमद भी हमारे पास बैठा था। फिर अहमद अपने कमरे में जाकर वक्त पर सो गया था। काशिफ के चेहरे पर थोड़ी राहत थी, लेकिन वो अब भी दर्द में था। तभी मेरे अंदर की जज्बात बाहर निकल पड़ी। मैंने काशिफ के पास बैठकर कहा, वो भी क्या दिन थे जब आप रोजाना मीच खेला करते थे। काशिफ ये सुनकर मुस्कुराने लगे। हम क्या हो गया मेरी थना, आज तो पूरी मजे में लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक लग रहा है और इधर मेरी बड़ी हालत हो रही है। सच बताओ तो इस वक्त मेरे शोहर ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ थना, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। बस थोड़े दिन और निकाल दो, फिर देखना मैं इस गड़बड़ का क्या हल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 6 महीने बाकी हैं पलस्तर उतरने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे कटेंगे। मेरे शोहर मेरी उदासी दूर करने के लिए बोले, छोड़ो, नहीं तो कम उस कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी रानी ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे शौहर मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद काशिफ सो गए, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थीं। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसलिए मैं खड़ी होकर अहमद को देखने चली गई कि वो सोया है या नहीं। लेकिन अहमद अब तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ अहमद, 11 बज चुके हैं और तुम अब तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। अहमद उठकर बैठ गया और बोला, नहीं फूफी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते लेट गया। फिर अहमद ने पूछा, फूफी आप भी तो नहीं सोए। मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। अहमद ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बना सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मना से ऐसा सुनते ही अहमद ने अपनी नजरें नीचे झुका लें और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की प्यारी है या नहीं। अहमद कुछ नहीं बोला, उसे अब भी शर्म आ रही थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी फूफी से इतना मत शर्माओ। आहिस्ता से बोला, फूफी सच बताऊं तो ऐसी बातों मैंने अब तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा तो मुझे अपना दोस्त ही समझ लो, क्योंकि मुझे ऐसी बातों में बहुत मजा आता है। अहमद ने कहा, हाँ फूफी, एक थी, लेकिन उसने अब मुझसे दोस्ती तोड़ दी है। मैंने पूछा, तुमने उसकी प्यारी तो कर दी होगी ना। अहमद बोला, नहीं फूफी, सच बताऊं तो मैंने उसे दरअसल तरीके से छुआ भी नहीं था। मैंने मुन्ना बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो अहमद, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं बातें करते करते अहमद के कमरे में ही सो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुलें तो अहमद बिस्तर पर बैठा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरे उठते ही अहमद ने मुझे गड मार्निंग बोला। जब मैंने पूछा, क्या देख रहे हो, तो वो बोला, फूफी आप सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो अब तुम सुबह सुबह खूबसूरती का नजारा ले रहे हो और रात को तो बड़े शर्माए जा रहे थे। अहमद मुस्कुराता हुआ पूछने लगा, फूफी आप बरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ। मैंने कहा, अरे पागल, मैं क्यों बरा मानूंगी, पूछो क्या पूछना है। अहमद मुझसे कहने लगा, फूफी सच सच बताना, आप जो 2.5 किलो के वजन अपने पास लिए फिरती हैं, आपको भारी नहीं लगता क्या। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। इसके बाद अहमद मुझसे काफी खुल गया था और अब वो मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी वक्त अच्छे से कटने लगा था। अहमद को आए हुए 11 से 13 दिन गुजर चुके थे और वो मुझसे काफी घुल मिल गया था। वो बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने चाचा को भी घुमा देता। मेरी तो बहुत खिदमत करने लगा था।
शाम को मेरा सिर भी दबा देता और कभी कभार मेरे जिस्म को भी आराम देता। लेकिन मेरी फरमाइश दिन बदन बढ़ रही थी और मेरे शोहर की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो अहमद ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वैसे मेरे पड़ोस में भी 3 लड़के रहते थे जो पढ़ाई करते थे। वो भी मुझे देखते थे। जब भी मैं छत पर बाल सिखाने या कपड़े सिखाने जाती तो वे मुझे ही देखते। और पहले तो मैंने सोचा कि उनमें से एक को पकड़ लो ताकि कुछ वक्त के लिए काम चल जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उस घर की इज्जत हूं और कल को पता नहीं उनमें से कौन मुझे मेरे शोहर को बदनाम कर दे, इसलिए मैंने उन्हें भाव नहीं दिया। लेकिन अहमद तो घर का ही है, इसलिए मैंने सोच लिया कि वही मेरी मदद कर सकता है। आज मैंने पका प्लान बना लिया कि आज अहमद से मदद ले ही लूंगी। इसके बाद मैं रोटी और खाना पकाने चली गई। जैसे ही अहमद नहाकर ताज़ा दम होने के बाद बावर्ची खाने में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं बावर्ची खाने में ही लौटे से दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अब नानी के घर गई हुई थी क्योंकि घर में उसे संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे शोहर और अहमद के अलावा कोई नहीं था तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही अहमद अंदर आया, वो मुझे देखकर एकदम गिर गया और कहने लगा, सूरी फूफी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा नहीं और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे अहमद, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, अहमद बोला। अरे फूफी, ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। अहमद का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी फूफी थी, इसलिए वो थोड़ा गैर आरामदायक महसूस कर रहा था। फिर मैंने उससे कहा, अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो? अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो।